हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। चलिए, जैसे कि आपको पता है कि मैग्नेटिक सर्किट लगातार हमारा कंटिन्यू हो रहा है और इसी सीरीज में हम लगातार जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उन सारी चीज़ों को कवर करते हैं और फिर इससे रिलेटेड और भी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा उनको भी अपन कवर करेंगे। लेकिन पहले जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको बारीकी से समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अमूमन आप लोग इन चीज़ों को छोड़ देते हो। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है उन टॉपिक की अपन चर्चा करते हैं जो टुडे सेशन में होने वाला है। दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स क्या होता है ना। तो आइए इन तीनों टॉपिक की चर्चा होगी आज। अगर मैं यहां पे बात करूं आपसे, पहला मैग्नेटिक इंडक्शन, सबसे पहला अगर बात करूं तो होगा मैग्नेटिक इंडक्शन। अगर मैं दूसरा बात करूं तो होगा मैग्नेटिक सर्किट, हिंदी वाले को भी कर दे रहा हूं, मैग्नेटिक सर्किट। और तीसरी अगर बात करूं तो हो जाएगा मैग्नेटो मोटिव फोर्स, है ना। चलिए इसको हिंदी में कर देते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटिक सर्किट, चुंबकीय परिपथ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स हो गया चुंबकीय बल, है ना। चुंबकीय प्रवाह बल मतलब चुंबक को प्रवाह करता है, यानी फ्लक्स को धकेलने का काम करता है वो वाला बल। तो इस तरीके से तीन हमारे मेन पॉइंट हो गए। अब इन्हीं की बारीकी से चर्चा होगी। सबसे पहले मैग्नेटिक अपन देखेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक होगा अपने लिए दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है आपने जब देखा होगा इंडक्शन मशीन, है ना, कभी नाम सुना होगा। आगे पढ़ेंगे अपन मशीन के अंदर। तो अगर आपसे कोई टर्मिनोलॉजी आता है उनकी चर्चा बारीकी से होनी चाहिए। सबसे पहला मैं बोल रहा हूं मैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन? समझिए, कहते हैं कि किसी चुंबक को अगर किसी लोहे के आसपास, है ना, किसी मैग्नेट को अगर किसी लोहे के आसपास लाओगे तो वो भी इंड्यूस्ड हो जाता है। वो भी क्या होता है? इंड्यूस्ड हो जाता है। और उस पर भी पोल का निर्माण होता है जो कि अपोजिट पोल होते हैं और इसी कारण वो लोहा जो है चुंबक की ओर क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। इसी फेनोमेना को कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। समझिए, मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हमने क्या बोला, थोड़ी सी दो बात समझिए पहले इसके बारे में। मैंने बोला कि एक मैग्नेट का स्ट्रिप है, ये लो, ये हमारे पास मैग्नेट का एक स्ट्रिप है ना। समझिएगा इसको बारीकी से। ये मैग्नेट का स्ट्रिप है, ठीक है। ये आपने चुंबक लिया हुआ है, इसमें मैग्नेट है, N और S है, इसमें मैग्नेट है। और इस मैग्नेट के अंदर समझिएगा बारीकी से, यहां पे क्या कह रहा है, अगर किसी आप किसको लाओगे, यहां पे कह रहा है अगर किसी लोहे के टुकड़े को लेके आओगे। चलिए मैं कह रहा हूं यहां पे एक लोहे का टुकड़ा है। आइए, यहां पे क्या है? एक लोहे का टुकड़ा है। समझिएगा बात, यहां एक लोहे का टुकड़ा हमने रख दिया। अब ये आयरन है, इसमें कोई पोल नहीं, और ये क्या है? हमारा मैग्नेट है। तो ऐसे कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि जब भी मैग्नेट है, चाहे लोहा नहीं भी होता, तो क्या होता? ये अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाता। ये क्या करता? अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाता। ये अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाता। इसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या करता? जब कोई मैग्नेटिक, ये देखिए, ये रेंज में इसके आ गया, बहुत दूर तो नहीं, अब इसके नियर बाय लाओगे, एकदम चिपकाने की भी जरूरत नहीं है, एकदम कि चिपका दिए तभी इंडक्शन होगा, नहीं। अगर इसके फील्ड के रेंज में आ गया तो ये एन पोल एस पोल क्या करता है, ध्यान समझिएगा,
ये जो N पोल है और ये जो S पोल है, ये क्या करता है, ध्यान से देखिए, ध्यान से, ये क्या करता है, यहां डेवलप कर देता है अपोजिट पोलैरिटी, तभी इसको खींचता है। यहां डेवलप कर देगा क्या, यहां कर देगा S और यहां कर देगा N। तो ये जो पोल डेवलप हुए, इसी के कारण, इसी के फील्ड के कारण यहां पे क्या हुआ, इंड्यूस्ड हुआ। क्या हुआ, इंड्यूस्ड हुआ, पोल का निर्माण हुआ। मतलब इस चुंबक के कारण, इसके फील्ड के कारण यहां पे इस लोहे पे, ये क्या है, आयरन पीस, ये क्या है, आयरन, लोहा, लोहा इंग्लिश में आयरन, ये लोहे का टुकड़ा है ना। तो इस पे क्या हुआ, इंड्यूस्ड हुआ। जब इंड्यूस्ड हो गया तो ऐसे कंडीशन में अपोजिट हो गए, एन है तो यहाँ पे एस, ये इसको खींचता है, ये क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। इसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करता है। तो एक फोर्स लगता है जिसको ये खींचता है, तो इसी को बोलते हैं। तो पहले तो फोर्स की बात करें, हम बात कर रहे हैं इंडक्शन की, तो इसको, इस प्रक्रिया को बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। इसी को क्या बोलते हैं जी, मैग्नेटिक इंडक्शन। आई होप सो क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई समस्या नहीं रही होगी, कहीं कोई समस्या नहीं रही होगी। और इसी इंडक्शन के कारण, अब देखो जो दूर में भी चुंबक है ना, तो इस पे फोर्स लगेगा, अपोजिट पोलैरिटी है, फोर्स लगेगा, इसको अपनी ओर खींच लेगा। क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। क्यों, क्योंकि लोहा था, लेकिन इसको कैसा बना दिया, मैग्नेट। किसके कारण, इंडक्शन के कारण, इंड्यूस्ड हुआ, तो इसी को प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन। तो इंड्यूस्ड हुआ तो लोहा को क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा, लोहा को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, और हमेशा अपोजिट पोलैरिटी बनाता है, इसको ध्यान रखना है। एन है तो एन नहीं बनाएगा, क्योंकि यहां पे क्या करेगा, एस बना देगा। और इस इक्वेशन को भी इसलिए सेटिस्फाई होता है, ये ध्यान समझिए, इस इक्वेशन को भी इसलिए सेटिस्फाई करता है क्योंकि इनसाइड द पोल, है ना, पोल के अंदर या मैग्नेट के अंदर फ्लक्स का फ्लो हमेशा क्या होगा, S2N होगा। तो ये फ्लक्स जब जा रहा है इधर से, अगर इसको भी मैग्नेट बनाएगा तो ऑब्वियसली इसके अंदर भी क्या जाएगा, फ्लक्स का मूवमेंट, ये S2N जाएगा, हमेशा क्या हो जाएगा, S2N जाएगा। इनसाइड मटेरियल के इनसाइड हमेशा क्या जाता है जी, S से N, लेकिन बाहरी साइड से N to S, बाहर से हमेशा N से S जाता है। क्लियर, हमेशा फ्लक्स का फ्लो क्या होता है, N to S, कब, जब आउटर साइड की बात करें। लेकिन किसी इनसाइड मटेरियल की बात करें, इनसाइड द मैग्नेट की बात करें, तो हमेशा क्या होता है, S से N की ओर जाता है। क्या होता है, S से N की ओर जाता है। सो इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। तो आप समझिए, इफ, यहां पे मैं लिख देता हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देता हूं, इफ मैग्नेट comes near close to if a magnet comes near closed to any iron piece, any किसी आयरन के टुकड़े के पास आयरन पीस, then that iron part is induced, वो आयरन पार्ट क्या होता है, इंड्यूस्ड हो जाता है। क्या होता है, इंड्यूस्ड हो जाता है ना, इन अपोजिट पोल्स के रूप में इंड्यूस्ड हो जाता है। इसी को बोलते हैं कॉल्ड, यही कहलाता है इंडक्शन। इसी को क्या कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इंडक्शन कहते हैं। ठीक है ना। इफ अ magnet comes near close to iron piece, then that iron part is induced in opposite poles called magnetic induction। और इसमें हमेशा फ्लक्स का फ्लो, हिंदी में लिख देता हूं, जब किसी चुंबक को लोहे के टुकड़े के पास लाया जाता है, तब उस
लोहे पर भी, उस लोहे पर भी पोल उत्पन्न होता है, पोल उत्पन्न होता है। तब उस लोहे पर भी क्या होता है, पोल उत्पन्न होता है। तब उस लोहे पर भी क्या होता है, पोल उत्पन्न होता है। तब उस लोहे पर भी पोल उत्पन्न होता है और वह लोहा चुंबक की ओर आकर्षित होता है, इसी को बोलते हैं इंडक्शन। तो आकर्षित जब होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, फोर्स लगेगा, है ना। हमेशा अपोजिट पोल का होता है, ये भी ध्यान रखना है, अपोजिट पोल उत्पन्न हुआ। यहाँ एन है तो इसके नजदीक जो भी लोहा होगा टुकड़ा उसमें सबसे पहले क्या होगा, एस, ताकि उसको खींचेगा। और जहां एस है वहां क्या बनेगा, एन, ताकि उसको आराम से क्या करेगा, खींचेगा, अपने में चिपका लेगा। तो जरूरी नहीं एकदम इसके चिपकाने पास हो, कहीं भी हो, आसपास इर्द गिर्द इसके रेंज में होगा तो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा ही होगा, मैग्नेटिक इंडक्शन होगा ही होगा। तो हमेशा इस चीज का ख्याल रहे। अब मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताता हूं, पहले भी शायद बताया हूं कि एन से एस की ओर जब फ्लक्स जाता है तो ये क्या हुआ, आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहरी साइड हमेशा एन से एस की ओर फ्लक्स का मूवमेंट होता है। लेकिन एस से एन की ओर फ्लक्स का मूवमेंट कब होता है, इनसाइड मैग्नेट के इनसाइड क्या होता है, S to N फ्लक्स का मूवमेंट होता है। कई बार एग्जाम में भी पूछता है, ध्यान रखें। तो कौन सा पूछा है ये ध्यान रखना है, नहीं तो बच्चा हमेशा ध्यान में क्या रखता है, N से S, क्या रखता है, N से S। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर N से S तभी जब बाहरी कक्षा की ओर बोला जाए। जब अगर किसी कोर से, किसी पोल से, किसी चुंबक से होकर गुजरने की बात करें तो हमेशा S से N की ओर फ्लक्स का मूवमेंट होता है। क्लियर होगा। चलिए, आई होप सो इस पॉइंट को कहीं कोई समस्या नहीं रहा होगा आपके लिए। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है। दूसरा पॉइंट दैट इज मैग्नेटिक सर्किट। दूसरा पॉइंट अपन देखेंगे मैग्नेटिक सर्किट, चुंबकीय परिपथ। अब आइए इसको भी समझ लीजिए, कुछ नहीं है। अगर आपका ये मैग्नेट है, अगर ये मैग्नेट है, एन पोल है, ये एस पोल है, तो ऑब्वियसली इससे परिपथ निकलेगा, फ्लक्स का फ्लो होगा। सिर्फ एक ही साइड नहीं होगा, दोनों साइड होगा। चलिए अब इधर से भी कर देते हैं। दोनों साइड हमने कर दिया, यहाँ एन पोल है और यहाँ एस पोल है। तो ये क्या हुआ, मैग्नेटिक लाइंस ही तो है, ये फ्लक्स है, ये इधर से गया, ये भी फ्लक्स है। तो ये क्या है, मैग्नेटिक लाइंस है। ये क्या है, मैग्नेटिक लाइंस है। मैग्नेटिक लाइंस है। ये मैग्नेटिक लाइंस क्यों निकलता है, क्योंकि इस फ्लक्स को धकेलने वाला इसके अंदर एक होता है एमएमएफ। हालांकि इसका डिफिनेशन आगे आएगा। एमएमएफ होता है जो इसी को क्या करता है, फ्लक्स को धकेलने का काम करता है। तो इससे क्या बना, इसके कारण क्या बना, फ्लक्स का एक पूर्ण परिपथ बन गया। क्या बना, फ्लक्स का एक पूर्ण परिपथ बन गया। ये कह सकते हो इसको क्या है, पूर्ण परिपथ। इंग्लिश में कहे तो क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ ऑफ सर्किट का क्लोज पाथ बन गया जी। क्या बना, क्लोज पाथ बन गया,
है ना, चाहे यहां से देखें या यहां से देखें, तो इसी को मैग्नेटिक सर्किट बोलते हैं। जो कि ये पाथ का आपको दिखता है क्या? नहीं, तो ये क्या होता है? इमेजिनरी होता है। क्या होता है? इमेजिनरी पाथ। ये एक कैसा पाथ है जी? इमेजिनरी पाथ है। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक सर्किट। या फिर आप देख लें, एक और तरीका मैं बताता हूं आपको, बाद में इसको डिफाइन करेंगे। ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा, नहीं देखा तो बहुत जल्द हम आपको पढ़ाने वाले हैं, डोंट वरी, बहुत जल्द हम आपको क्लास लेने वाले हैं इसके। आइए, मैग्नेटिक पाथ किस तरीके, जहां पे फ्लक्स अपना क्लोज परिपथ बना लेता है उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक सर्किट। जहां पे फ्लक्स अपना क्लोज पाथ बनाता है वहीं पे बोलते हैं मैग्नेटिक सर्किट। जैसे कि ट्रांसफार्मर में आपने वाइंडिंग कर दिया, नो डाउट सर, जैसे आपने वाइंडिंग किया, यहाँ पे करंट का फ्लो किया, तो करंट फ्लो कराओगे तो यहाँ पे चुंबक बन जाएगा, एक जगह एन पोल बनेगा तो दूसरी जगह एस पोल बनेगा। तो इस कारण से इससे निकलने, ऑब्वियसली एन बना है, तो अब ये तो दो रास्ते हैं, या तो हवा से फ्लक्स को गुजार लेगा या फिर इस कोर से होकर गुजारेगा, दो रास्ता है ना, फ्लक्स को गुजारने का दो रास्ता है। अब क्या करते हैं, जब भी हवा से गुजारते हैं फ्लक्स को, ध्यान समझिएगा, तो यहां हवा का रिलक्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो बेचारा हमारा फ्लक्स क्या होता है? कमजोर हो जाता है। इसलिए ट्रांसफार्मर में टोटल फ्लक्स दूसरे वाइंडिंग को कट करे ताकि उससे वोल्टेज उत्पन्न हो, इसलिए क्या करते हैं? लोहे का सहारा लेते हैं। क्या करते हैं जी? लोहे का सहारा लेते हैं, और यहां से निकलने वाला टोटल फ्लक्स यहां पे रखे हुए वाइंडिंग को कट करता है। यहां भी एक वाइंडिंग रख देते हैं, तो इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स हवा से ना जाके, क्योंकि जब माध्यम कोई मिल जाता है, जैसे लोहा एक माध्यम है, तो यहां से गुजर के इधर से गुजरेगा, वो इस को कट करेगा, कभी इधर से एसी, चूंकि एसी अप्लाई होता है, कभी एन पोल बना यहां, कभी एस पोल बना कभी यहां, फिर कभी एस बना इधर, कभी एन बना इधर, तो कभी फ्लक्स इधर से, कभी इधर से, कभी इधर से, कभी इधर से कट करता है, तो यहां भी वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? वोल्टेज उत्पन्न हो। यही तो ट्रांसफार्मर का बात है ना। चलिए, तो अपन मैग्नेटिक सर्किट की पहले बात कर रहे हैं, तो देखिएगा मैग्नेटिक सर्किट के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं, तो आपका जो फ्लक्स है, ये जो आपका फ्लक्स है, चाहे तो यहां से भी गुजर सकता है, और दूसरा मीडियम यहां से भी है गुजरने का, दूसरा मीडियम यहां से भी है गुजरने का। कलर चेंज कर देता हूं ताकि क्लियर विजिबल हो। यहां से भी मीडियम है गुजरने का। तो फ्लक्स है ना, क्या करता है? इसी रास्ता को फॉलो करता है। किसको? इसी रास्ता को फॉलो करता है फ्लक्स बहने के लिए। क्यों? क्योंकि इस लोहे के कोर, लोहा में भी, क्योंकि फ्लक्स के जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होने के लिए कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है ना, जो अपोज करता है, कहता है कि नहीं मत जाइए, विरोध करता है, तो कंडक्टर अच्छा है तो बढ़िया से करंट पास कर जाता है। उसी तरीके से फ्लक्स को गुजरने के लिए अच्छा रास्ता लोहा माना जाता है, हवा से नहीं जाएगा। यहां भी आपने फ्लक्स दिया है तो ये हवा से तो जा रहा है, लेकिन लोहा रखा है तो उसको अच्छे से उसमें बाईपास करेगा, तो उसको अब इसलिए अट्रैक्ट करता है कि हम तुम्हारे रास्ता से गुजरेंगे, है ना। तो यहां हम जान के देते हैं, तो फ्लक्स क्या होता है? अच्छे से गुजरता है। चूंकि हम जानते हैं लोहे का रिलक्टेंस RL, या फिर इसी को RM के रूप में भी बहुत जगह लिखता है, तो इसका रिलक्टेंस लोहे का क्या होता है? बहुत कम, तो इसलिए फ्लक्स बेचारा अच्छे से गुजर पाता है। जिस तरीके से करंट का विरोध रेजिस्टेंस करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स का फ्लो का विरोध कौन करता है? रिलक्टेंस। तो हवा का रिलक्टेंस ज्यादा होता है। यहां पर हवा का रिलक्टेंस अगर मैं बोलूं तो ये ज्यादा है, इसीलिए बेचारा फ्लक्स क्या होता है? यहां पर कमजोर हो जाता है। बेचारा फ्लक्स क्या होता है? कमजोर। तो हवा का रिलक्टेंस ज्यादा है तो फ्लक्स कमजोर हो गया, तो आप समझो कि नहीं के बराबर फ्लक्स यहां से फ्लो करता है, नहीं के बराबर फ्लक्स फ्लो करता है, बहुत कम, क्योंकि लीकेज तो होगा। अब 100% शुद्ध तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए कुछ फ्लक्स बस लीकेज करता है, कुछ फ्लक्स बस लीकेज करता है, इतना दिमाग में रखना है। कुछ ही फ्लक्स क्या करता है? लीक करता है। 0 मतलब 100%, अगर 100 में 99% फ्लक्स यहां जाएगा तो सिर्फ 1% फ्लक्स यहां जाएगा। इस फ्लक्स को ही बोल देता है, आगे जब ट्रांसफार्मर में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। क्या बोलते हैं? लीक कर रहा है। सबके सब फ्लक्स तो इधर जा रहे हैं, टोटल मान लो मैं बोल रहा हूं यहां से टोटल फ्लक्स कितने बन रहे हैं? 100 फ्लक्स, 100 लाइन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स के कितने लाइन है? 100। तो यहां से अगर 99 लाइन्स गए, 99 लाइन्स अगर यहां से गए, तो एक ही लाइन यहां से जाएगा,
एक ही लाइन यहाँ चलेगा इतना। तो इसमें ये इसका यूज नहीं हुआ क्योंकि दूसरे वाइंडिंग को ये फ्लक्स कट रहा है, तो यूजफुल फ्लक्स यही हुआ, यूजफुल फ्लक्स यही हुआ। तो 99 लाइन्स अगर आपको यहाँ दिख रहे हैं तो एक ही लाइन्स आपको यहाँ दिख रहा है। क्लियर ना, क्लियर है? तो एक ही लाइन आपको यहाँ दिख रहा है जी, एक ही लाइन आपको यहाँ दिखेगा। ठीक है ना? तो चलिए अब क्लियर हो गया। टोटल फ्लक्स यहाँ 99 लाइन्स यहाँ से गुजर रहे हैं, इसको बोलते हैं क्या, हमने बोला लीकेज फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। और यहाँ जो फ्लक्स जा रहा है उसको बोलते हैं यूजफुल फ्लक्स, यूजफुल फ्लक्स। उपयोगी फ्लक्स यही है जो दूसरे वाइंडिंग को कट करेगा। तो हमारा यार यहाँ पे मैं पढ़ क्या रहा था, यहाँ पे पढ़ रहा था मैग्नेटिक सर्किट। तो कोई भी मैग्नेट अपना क्लोज परिपथ बनाता है, चाहे इमेजिनरी, हमेशा कैसा बनाएगा, इमेजिनरी। चाहे रास्ता में हवा हो तो भी बनाएगा, बेशक फ्लक्स कमजोर वहां होगा, लेकिन जब हम यहां से गुजारेंगे तो अच्छा फ्लक्स जाएगा। अब कोई कहेगा फ्लक्स कमजोर और स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाएगा सर? फ्लक्स तो फ्लक्स है। समझिए, थोड़ी सी बारीकी से समझिए। जिस तरीके से किसी सर्किट में करंट का फॉर्मूला V/R होता है, वोल्टेज करंट को धकेलने का काम करता है, लेकिन प्रतिरोध उसको क्या करता है, रोकता है। समझिए, ध्यान से समझिए। जैसे ये कंडक्टर है, इसमें मैं चाहूंगा ना कि इसके अक्रॉस मैंने कितना वोल्ट लगा दिया, 20 वोल्ट। अगर इस कंडक्टर का प्रतिरोध 2 ओम है, मान लो इस कंडक्टर का प्रतिरोध कितना है, 2 ओम, तो इससे बहने वाला धारा कितना होगा सर? तब हो जाएगा 10 एम्पियर। कितना हो जाएगा? 10 एम्पियर। समझिए इन चीजों को बारीकी समझिए। 20 वोल्ट किसी ने सप्लाई दिया है, 20 वोल्ट किसी ने क्या किया है, सप्लाई दिया है। 20 वोल्ट इस कंडक्टर के अक्रॉस कितना सप्लाई दिया है, 20 वोल्ट। अगर आपका प्रतिरोध मान लो कि 2 ओम होगा, तो बताइए इससे गुजरने वाला धारा कितना होगा, 10 एम्पियर। अगर मान लो इसी कंडक्टर का प्रतिरोध मैं कहता हूं 4 एम्पियर हो जाए, तो इससे बहने वाला धारा का मान कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर। क्लियर? सो जिस तरीके से करंट, इलेक्ट्रिक करंट को धकेलता तो बल है, वोल्टेज है, लेकिन रास्ते का प्रतिरोध ये कहता है कि हम कितना जाने देंगे, वो उस पर निर्भर करता है कि करंट कितना निकलेगा, 5 एम्पियर या 10 एम्पियर। सिमिलरली एक मैग्नेट तो है, यहां पे एक मैग्नेट तो है, आपने N पोल और S पोल है, यहां से धकेलने वाला MMF फिक्स है, लेकिन अब रास्ते का रिलक्टेंस अगर ज्यादा हो गया तो बेचारा फ्लक्स क्या हो जाता है, कमजोर। ये देखिए, इसका फ्लक्स का भी फॉर्मूला देखिएगा, तो MMF मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जो फ्लक्स को धकेलता है, बटा रिलक्टेंस। ध्यान समझिए। तो बेचारा जब आपका रिलक्टेंस ज्यादा होगा तो फ्लक्स कमजोर हो जाएगा। तो हवा अगर पाथ में मिलेगा तो रिलक्टेंस ज्यादा, तो फ्लक्स बेचारा कमजोर हो जाता है कि नहीं? सिमिलरली और कहीं पे इसको पूरे रास्ता लोहा मिल जाए तो रिलक्टेंस कमजोर हो गया, अब विरोध नहीं कर रहा तो बढ़िया से फ्लक्स जाता है, मैक्सिमम फ्लक्स गुजरता है। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट सब होते हैं। ठीक है ना? तो ये सब चीजें हमने पहले करवा रखा है ना? जिस तरीके से ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है, I बराबर V/R, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, फ्लक्स बराबर मैग्नेटोमोटिव फोर्स बटा रिलक्टेंस होता है। ध्यान से, जहां पर फ्लक्स रिलक्टेंस ज्यादा हो गया, फ्लक्स कमजोर होगा। जहां रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया इलेक्ट्रिकल सर्किट में, करंट वहां कमजोर हो जाता है। क्लियर? तो ये समझिए। अभी रास्ता में रिलक्टेंस बहुत ज्यादा है, जैसे दो इलेक्ट्रिकल सर्किट में 2 पाथ है, एक ये और दूसरा ये। समझो, एक जगह 1 ही ओम प्रतिरोध है, एक जगह 100 ओम प्रतिरोध है, तो मैक्सिमम करंट तो इधर से गुजर जाएगा, इधर से कम गुजरेगा। वही वाली बात है। यहां भी आप देखेंगे तो इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक परिपथ। यहां भी ट्रांसफार्मर बोलते हैं, एक क्लोज मैग्नेटिक पाथ होता है। ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक क्लोज मैग्नेटिक पाथ है। देखिए फ्लक्स कंप्लीट कर रहा है यहां पे। तो आई होप सो, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस। तो मैग्नेटिक लाइंस क्या है, एक पूर्ण परिपथ है जो इमेजिनरी फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। ये हम इसी का उपयोग जो है ट्रांसफार्मर वगैरह में करते हैं। ठीक है ना? तो यहां पे मैं इसको लिख दूं, यह एक पूर्ण काल्पनिक परिपथ है। यह एक क्या है, पूर्ण काल्पनिक परिपथ है जो हवा के माध्यम से या किसी लोहे के माध्यम से कंप्लीट होता है। क्लियर? इंग्लिश वाला, इट इज अ
क्लोज्ड पाथ ऑफ इमेजिनरी, इसको देख नहीं सकते ना, इस फ्लक्स को देखते हैं क्या, इसलिए इमेजिनरी बोलते हैं। इट इज अ क्लोज पाथ ऑफ इमेजिनरी फील्ड, इमेजिनरी फील्ड का एक क्लोज परिपथ होता है, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक सर्किट। तो इसीलिए कई बार बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है जिसमें करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस है, मैग्नेटिक सर्किट क्या है जिसमें फ्लक्स, एमएमएफ, रिलक्टेंस, ऐसे वर्ड आते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। रिलक्टेंस को एक बार लिख देता हूं, पहले भी शायद लिखा होगा रिलक्टेंस, आरएल को लिखते हैं रिलक्टेंस, हिंदी में भी रिलक्टेंस ही लिखते हैं, और भी वर्ड भले ही जो मिल जाए पर हिंदी में भी रिलक्टेंस ही लिखते हैं। तो मुझे लगता है इस पॉइंट को भी आप समझ चुके हैं कि मैग्नेटिक परिपथ एक लूप बनाता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक परिपथ, मैग्नेट एक लूप बनाता है। तो 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, चलिए तीसरे पॉइंट्स की ओर जाते हैं। मैग्नेटिक मोटिव फोर्स क्या होता है? जिस तरीके से, ध्यान समझिए, जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को कौन धकेलता है? वोल्टेज। बैटरी जितना स्ट्रॉन्गर होगा उतना ज्यादा करंट निकलेगा, है कि नहीं? और ऐसे ही मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, फ्लक्स कितना निकलेगा, उसके लिए वोल्टेज जितना ज्यादा रखोगे उतना ज्यादा करंट निकले, फ्लक्स निकलेगा, है कि नहीं? चलिए, रेजिस्टेंस तो रहेगा ही ना। अनदर टर्मिनोलॉजी की अगर मैं बात करूं, दैट इज मैग्नेटोमोटिव फोर्स। थर्ड टर्मिनोलॉजी इज मैग्नेटोमोटिव फोर्स। शॉर्ट में बोले तो एमएमएफ। समझिए, ऐसे पहले डिफाइन कर देता हूं। एमएमएफ को कैपिटल एफ से भी डिफाइन करते हैं या कैपिटल एफएम से भी डिफाइन करते हैं एमएमएफ को। ये जो मेनली होता है एन इंटू आई, एन इंटू आई। देखिए क्या होता है, मैं अभी बता रहा हूं, एन इंटू आई। एमएमएफ, चुंबक में तो कोई टर्न नहीं है, कोई करंट नहीं, तो चुंबक के लिए तो एमएमएफ होगा। यहां देखिए, एक मैग्नेट के लिए जो होगा, आइए एक मैग्नेट यहां लिया, एक आयरन कोर ले लेता हूं, ध्यान से समझिएगा। एक मैग्नेट यहां आयरन कोर, यहाँ N, यहाँ S, लेकिन ये लोहा है, ये क्या हमने लिया, लोहा, तो इसमें कोई NS नहीं है ना। तो इससे भी जो फ्लक्स रिलीज हो रहा है, इससे भी जो फ्लक्स रिलीज हो रहा है, वो धकेला जा रहा है फ्लक्स किसके कारण से? ड्यू टू एमएमएफ। किसके कारण से? एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। और ये है हमारा फ्लक्स, ये है हमारा क्या, फ्लक्स। तो फ्लक्स का फ्लो इसी कारण ये धकेलता है, ये क्या करता है, धकेलता है, और हमारा फ्लक्स इस तरीके से लूप बनाता है। क्या करता है जी? लूप बनाता है, एमएमएफ। ठीक है, तो एमएमएफ ही क्या करता है, धकेलता है इसको। नाउ तो आप बोलोगे इसमें टर्न क्या? ये है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल के लिए, ये जो एमएमएफ है ये किसके लिए है? ऐसा चुंबक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल हो। ध्यान समझिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल के लिए ये फॉर्मूला है। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल क्या होता है? ऐसा मैग्नेट यानी ऐसा चुंबक जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने से बनता है। इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने से क्या होता है? बनता है। ऐसा चुंबक जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने से बनता है उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट पोल बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो यहां तो ऑलरेडी फोर्स है, मतलब ऑलरेडी ये तो आपका क्या है, मतलब प्राकृतिक वाला चुंबक है। ये क्या है? प्राकृतिक चुंबक है, प्राकृतिक
करते चुंबक है। मतलब नेचुरल मैग्नेट है ना। लेकिन लोहे दूसरा जो है, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जब किसी मैग्नेट के लिए आप बात करोगे, किसी मैग्नेट के लिए बात करोगे, तो लोहा पे आपने क्या करना है, कॉइल चढ़ा देना है। लोहे पे क्या करना है आपने, कॉइल चढ़ा देना है, और आपने यहाँ पे करंट फ्लो कराना है। क्या करना है, करंट फ्लो करना है। तो आपको पता है किसी कॉइल में करंट दोगे तो N प्लस बनेगा, लेकिन लोहा देने से क्या होता है, उस लोहे में सपोर्ट ज्यादा हो जाता है, फ्लक्स का क्या होता है, सपोर्ट हो जाता है। तो इस कारण अपन क्या करते हैं ना, यहाँ पे जो N पोल बना और ये S बना, ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। एक तो वाइंडिंग की भी सपोर्ट बन जाता है उस पर लपेटने में, और दूसरा ये कोर अब मजबूत है, अब यहाँ पे फ्लक्स का फ्लो स्ट्रॉन्गर होगा। ओके, और पूरा रास्ता लोहा मिल जाए तो और बढ़िया से फ्लक्स गुजरेगा। लेकिन बाकी में अगर एयर है, हवा है, तो कोई बात नहीं, फ्लक्स थोड़ा कमजोर होगा। अब देखिए यहां से N2S फ्लक्स का फ्लो होगा, फ्लक्स का फ्लो होगा। क्लियर। तो ये जो फ्लक्स, अब जो फ्लक्स धकेला जा रहा, अब लोहा पे तो कोई चुंबक नहीं था, लेकिन उसको मैग्नेट बनाया गया। कैसे, इलेक्ट्रिकल सप्लाई देके, इलेक्ट्रोमैग्नेट पोल बनाया गया इलेक्ट्रिकल सप्लाई देके। तो ऐसे कंडीशन में यहां पर जो आपका होता है टर्मिनोलॉजी, एक है N पोल और दूसरा क्या है, S पोल। क्या होता है, एक N पोल और दूसरा क्या है, S पोल, और फ्लक्स का क्या हो रहा है, फ्लो हो जा रहा है। फ्लक्स का क्या हो जा रहा है, फ्लो हो जा रहा है। तो अब समझिए, तो यहां पर क्या बनता है, MMF। क्या बनता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। इस वाइंडिंग में करंट और टर्न के होने के कारण MMF होता है, जो कि क्या है, N इंटू आई है। N क्या है, टर्न की संख्या। N क्या है जी, टर्नों की संख्या है। कितना टर्न है, 10 टर्न है, 20 टर्न है, कितना 50 टर्न है। और I क्या है, इसमें गुजरने वाला करंट। I क्या है, अब ये MMF उतना ज्यादा होगा जितना आप इसमें करंट और टर्न की संख्या बढ़ाओगे। मान लो किसी कॉइल में आपने N एक बार 10 टन, 20 टन, 50 टन दे दिया, ये तो फिक्स कर दिया। उसके बाद आप जैसे जैसे इसमें क्या करोगे, धारा का वैल्यू बढ़ाओगे, वैसे वैसे MMF का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। और जब MMF का वैल्यू बढ़ेगा तो वो धकेलने का पावर उसको बढ़ेगा, तो वैसे वैसे फ्लक्स भी क्या करेगा, बढ़ेगा। फ्लक्स भी क्या करेगा, बढ़ेगा। इसीलिए तो एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, फ्लक्स बराबर MMF मैग्नेटोमोटिव फोर्स बटा रिलक्टेंस। आप किसी परिपथ में MMF जितना बढ़ाओगे, यानी N इंटू आई जितना बढ़ाओगे, ध्यान से, उतना ही आपका फ्लक्स क्या करेगा, बढ़ता जाएगा जी। उतना ही क्या होगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन ये किस में होगा, ये फॉर्मूला किसके लिए लागू होगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेट पोल। क्योंकि पोल दो तरीके से होते हैं, है ना, एक मैग्नेट पोल, एक जो परमानेंट पोल होता है, इसको आप नेचुरल पोल या परमानेंट पोल बोल सकते हो, इसमें हमेशा फ्लक्स चलता रहेगा। और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट पोल, जब तक आप सप्लाई दोगे तब तक पोल है, जब सप्लाई हटा लोगे तो पोल खत्म, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म, बहुत कम रह जाता है। क्योंकि BH कर्व हिस्टेरेसिस एक कंडीशन होता है, वो सब आगे बताएंगे अपन, उसके कारण होता है, थोड़ा बहुत इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट रह जाता है। चाहे आप सप्लाई बंद कर लो तो एक तरीके से मैग्नेट का तो गुण खत्म ही हो गया, नहीं कि नेग्लिजिबल हो जाता है। तो इसको टेम्पररी पोल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट। ये तो हमेशा फ्लक्स चल देगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट पोल, परमानेंट पोल। और इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेरी पोल। मतलब जब तक आपका सप्लाई है तब तक ये साथ देगा मैग्नेट जैसा, सप्लाई खत्म, फ्लक्स खत्म। क्लियर। तो जी मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या है, यह एक बल है, ध्यान से, यह एक बल है जो मैग्नेटिक सर्किट में जो फ्लक्स यानी फ्लक्स को धकेलने या इसी को धकेलने से बढ़िया वर्ड और क्या सूत्र होगा, प्रवाह, धकेलने या प्रवाह। यह एक बल है जो फ्लक्स को धकेलने या प्रवाह कराने करता है।
फ्लक्स को धकेलना या प्रवाह कराता है। इसी को क्या बोलते हैं? एमएफ। यह एन तथा आई पर निर्भर करता है। एन आई क्या है सर? जहां पे एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न। किसका टर्न? उस कॉइल का, ऑफ कॉइल। जब अपन बात करेंगे आई क्या है? करंट। आई क्या है? करंट। क्लियर हो गया होगा, मुझे नहीं लगता कोई समस्या होगा आप लोगों को। एवरीथिंग इज क्लियर। इसमें बहुत चीज़ पढ़ना, बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। छोटे छोटे बच्चे को मैं चाहता हूँ एक एक चीज़ इतना बेसिक, इवन आप ये सब चीज़ आप बीटेक वाले बच्चों को पूछोगे ना तो बारीकी से इतना नहीं पता, भले वो ट्रांसफार्मर बड़े बड़े सब्जेक्ट पढ़ते हैं पर बेसिक का नॉलेज बहुत कमी होती है। और ITA वाला बच्चा होता है वो ज़्यादा पढ़ लेता है। अब हालांकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिसमें ITA और बीटेक सब अलाउ होते हैं, डिप्लोमा सब अलाउ होता है, जैसे कि RRB ALP या फिर और कोई भी एग्जाम। तो ऐसे कंडीशन में उनको भी यही सब चीज़ पढ़ना पड़ता है, तब उनको बेसिक पढ़ना पड़ता है, तो फिर मज़ा आता है यार इतना चीज़ होता है जो कि ट्रांसफार्मर में नहीं पढ़े थे या बहुत मैग्नेटिक सर्किट पे अपने को नहीं पता था। तो आप इनको बारीकी से देखें, एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कराएंगे ताकि चीज़ें आप लोग को और क्लियर होता चला जाए। ठीक है ना? चलिए एक क्वेश्चन ही दे देता हूँ, तो सेशन बहुत बड़ा तो नहीं हो जाएगा ना? चलिए बहुत बड़ा तो नहीं है, थोड़ा ही है। एक क्वेश्चन देता हूँ, एक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग लेंगे। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से करेंगे। कह रहा है किसी कुंडली में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ध्यान से, चलिए लिखा देता हूँ मैं। किसी कुंडली में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अच्छे से समझिएगा, अगर आप यहाँ हैं तो आप कॉन्सेप्ट का राजा बन सकते हैं। मैं कॉन्सेप्ट देने पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस करते रहिए, है ना? हर चीज़ समझेंगे बारीकी से। क्या कह रहा है? किसी कुंडली में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। क्या बोल रहा है? किसी कुंडली में, इंग्लिश वाला भी समझ जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं समझेगा। किसी कुंडली में 5 एम्पियर की धारा, किसी कुंडली में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रवाहित, हिंदी थोड़ा मिस्टेक हो तो इग्नोर करना इन बातों को, है ना? हो रही है, क्योंकि हिंदी लिखने का बहुत दिन से आदत सा छूट गया है ना? तो क्या कह रहा है? किसी कुंडली में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है जिससे 250 एम्पियर टर्न का चुंबक वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। जिससे कि 250 एम्पियर टर्न का चुंबक वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, का चुंबक वाहक बल उत्पन्न हो रहा है ना? तो क्या पूछा है? कुंडली में टर्न की संख्या याद कीजिए। तो कुंडली में टर्न की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना? क्या होगा? अब आइए एक बात मैं समझाता हूं, यहां से एक चीज और क्लियर हुआ जो आगे अपन थ्योरी में चाहे तो ऐड कर सकते हैं। क्या बोला गया? जिससे 250 एम्पियर टर्न का चुंबक वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। तो चुंबक वाहक बल का जो इकाई होता है ना, वो एम्पियर टर्न होता है। तो अपन इस चीज में अगर यहाँ पे जोड़ भी दे तो कोई समस्या नहीं। एमएमएफ की जो इकाई होती है, यहाँ एमएमएफ की जो इकाई होती है, ये देखिए एम्पियर टर्न। क्यों? करंट को किस में मापेंगे? एम्पियर में, और टर्न तो टर्न है। तो कई बार इसकी इकाई पूछ देता है, तो इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, एक सेकेंड। एम्पियर टर्न है तो
एम्पियर टर्न। यानी एमएमएफ की जो इकाई होगी वो n इंटू आई तो है, लेकिन यूनिट बोलेंगे, अगर कोई यूनिट आपसे बोल दे तो आप यहाँ पे कलर चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूनिट में यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा, ताकि यूनिट कोई बोल दे तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी जो इकाई है एम्पियर टर्न होता है, एम्पियर टर्न होता है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आपसे इकाई पूछता है कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल जो होता है, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है। क्लियर। विद्युत वाहक बल अभी दिमाग में आया, विद्युत प्रवाह बल या वाहक बल चलेगा, ये दोनों चलेंगे, बहुत जगह प्रवाह बल या बहुत जगह वाहक बल भी चलेगा, ठीक है ना। चलिए, आई होप सो क्लियर होगा सभी को, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नो, क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। अब इसमें सॉल्व करिए सर, कुछ भी नहीं है। एक सेकंड, सारा किया हुआ पानी हो गया क्या? लाइट ही कट गए।